गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने शीत युद्ध के विषय में पढ़ा और जो पिछला हमारा लेक्चर था वह कहीं ना कहीं 1962 के बाद जो क्यूबा संकट के साथ ही दोनों महाशक्तियों ने शीत युद्ध की या परमाणु युद्ध की जो भयावहता थी उसको समझा और दोनों ही महाशक्तियों के मध्य सहयोग का एक वातावरण तैयार होता है और दोनों ही महाशक्तियाँ एक दूसरे के साथ वार्ता एवं समझौतों के लिए तैयार होती है। ऐसे में इस काल को दिदांत कहा गया। लेकिन यह शांति विश्व में अधिक दिनों तक नहीं चलती और पुनः दोनों ही महाशक्तियों के मध्य एक प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होती है जिसे नव शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है और जिसकी जो समयावधि है वह 1980 से 1989 तक मानी जाती है। शीत युद्ध का यह जो चरण था यह महाशक्तियों के मध्य सहयोग तथा प्रतिद्वंद्विता को एक साथ लेकर चलता है। यही कारण है कि इस चरण को दूसरा शीत युद्ध या नव शीत युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। 1978 से इस नव शीत युद्ध की जो शुरुआत है वह मानी जाती है जब इथोपिया में सोवियत संघ में बढ़ते प्रभाव को संयुक्त राज्य अमेरिका ने विफल बनाने का प्रयास किया। अर्थात इथोपिया के अंतर्गत सोवियत संघ कहीं ना कहीं साम्यवादी सरकार को प्रोत्साहित कर रहा था, लेकिन अमेरिका उस साम्यवादी प्रसार को रोकने की कोशिशें करता है और काफ़ी हद तक सफल भी रहता है। कुछ विद्वान नव शीत युद्ध का जो प्रादुर्भाव है या जो नव शीत युद्ध की शुरुआत है वो राष्ट्रपति रीगन जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे के सत्ता में आने से मानते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्ता संभालते ही अमेरिका को प्रथम महाशक्ति का दर्जा पुनः हासिल करवाने के लिए दिदांत की भावना का त्याग करने पर बल दिया और कहीं ना कहीं एक आक्रामक नीति जिसके अंतर्गत महाशक्तियों के मध्य सहयोग की गुंजाइश कम हो जाती है को अपनाया। अमेरिका द्वारा निकारागुआ, एल साल्वाडोर तथा ग्रेनाडा आदि राज्यों पर बलपूर्वक अपना प्रभाव बनाए रखने के उद्देश्य से सोवियत संघ को काफ़ी गहरा धक्का लगा। उसने इसे साम्यवाद के प्रसार को दबाने के लिए अमेरिका के नए हथकंडे कहा। लेकिन नव शीत युद्ध की जो शुरुआत का बिंदु मुख्यतया माना जाता है वह है सोवियत संघ का अफगानिस्तान में हस्तक्षेप। अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप 27 दिसंबर 1979 की जो घटना है ने दिदांत की भावना को गहरा धक्का पहुंचाया और इस कृत्य से अमेरिका को यह विश्वास हो गया कि पश्चिम एशिया में सोवियत संघ की नीति का मुख्य उद्देश्य फारस की खाड़ी तक पहुंचना है। इसी चरण में या इसी कालखंड के दौरान दोनों महाशक्तियों के मध्य अंतरिक्ष अनुसंधान पर भी होड़ होने लगी। इस नए शीत युद्ध के काल में सोवियत प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिका ने विभिन्न नीतियों का अनुसरण किया, जैसे डियागो गार्सिया को परमाणु अड्डा बनाकर तथा इसके साथ साथ फारस की खाड़ी में अपनी सुरक्षा को मजबूत बनाने तथा संगठित करने के लिए यहाँ नौसैनिक अड्डा मजबूत किया। डियागो गार्सिया जो है वह हिंद महासागर में स्थित है। पश्चिम एशिया में सोवियत संघ की विस्तारवाद की चुनौती के विरुद्ध पाकिस्तान को शस्त्र देना, एशिया में सोवियत संघ की भूमिका को नियंत्रित करने के लिए वाशिंगटन, बीजिंग, इस्लामाबाद, टोक्यो सहयोग को सुदृढ़ करना तथा बढ़ते हुए सोवियत तथा सोवियत वियतनाम तथा मास्को काबुल सहयोग को नियंत्रित करना, हवा में मार करने वाली मिसाइलों को तैनात करना, हिंद महासागर में अमेरिकी शक्ति व उपस्थिति को बढ़ावा देना और साथ ही 1980 में मास्को ओलंपिक खेलों में भाग न लेना और सोवियत संघ पर अन्य अवरोध लगाना या अन्य प्रतिबंध लगाना आदि अमेरिकी नीति में शामिल रहे। और इन सब के पीछे अमेरिका का जो उद्देश्य था वह कहीं ना कहीं साम्यवाद के प्रसार को रोकना या सोवियत संघ के प्रभाव को कम करना एवं पुनः अमेरिका को एक महाशक्ति का दर्जा दिलाना था। विश्व के विभिन्न भागों में संयुक्त राज्य के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए सोवियत संघ ने विभिन्न मार्ग अपनाए, जैसे यूरोपीय देशों में जो पूर्वी यूरोप देश थे उनमें मध्य दूरी की मारक सोवियत मिसाइलों को तैनात करना, अब अफ्रीका में अपने सैनिक अड्डों को सुदृढ़ करना,
हिंद महासागर में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना, खाड़ी क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना, लैटिन अमेरिकी यानी कि जो दक्षिण अमेरिकी विभिन्न राज्य थे उनमें वामपंथी दलों को सहायता व समर्थन प्रदान करना, मॉस्को तथा नई दिल्ली की मित्रता को मजबूत करना आदि आदि। अतः नव शीत युद्ध में एक बार पुनः उसी प्रतिद्वंदिता की शुरुआत होती है जैसा कि शीत युद्ध के बाकी चरणों में था। इससे कहीं ना कहीं दिदांत की जो भावना है उसे गहरा धक्का लगता है और शीत युद्ध के इस चरण में दोनों ही महाशक्तियों के मध्य प्रतिद्वंदिता और चरम पर होती है एवं दिदांत के जो प्रयास होते हैं वे कहीं ना कहीं असफल से होते हुए नजर आते हैं। आगे आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे शीत युद्ध का अंत। आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। धन्यवाद।